व्याख्याता यानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज हम बात कर रहे हैं संस्कृत शिक्षण की, कि संस्कृत शिक्षण एक ऐसी भाषा है जिसका ज्ञान आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग करके हम संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। आइए हम बात करते हैं संस्कृत शिक्षण में दृश्य साधन कि ऐसे कौन कौन से दृश्य साधन हैं जिनका प्रयोग करके हम हमारे संस्कृत शिक्षण को और भी प्रभावी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1952 में राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई, अर्थात जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है उस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1952 में की गई। इस शिक्षा परिषद में ये निर्धारित किया गया कि जो हमारे दृश्य श्रव्य साधन है उन दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग अधिकाधिक करना चाहिए और जो विद्यालय शिक्षा है उस विद्यालय शिक्षा में इन दृश्य साधनों का प्रयोग भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालक इन साधनों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है तथा जो अध्यापक इन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, इन दृश्य साधनों का प्रयोग कर रहा है, तो बालक को वो विषय वस्तु आसानी से समझ जाएगा और उसे समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दृश्य साधन। जैसे कि आपको पता है कि दृश्य साधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सामान्य दृश्य साधन और यांत्रिक दृश्य साधन। सामान्य दृश्य साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग सामान्य तौर पे हम आसानी से कर सकते हैं, हमें वो उपलब्ध आसानी से हो सकते हैं तथा कम खर्चीले होते हैं। इसके अलावा जो यांत्रिक दृश्य साधन है यानी जिसमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ये जो दृश्य साधन है वो अत्यंत खर्चीले होते हैं तथा इनका प्रयोग भी हम आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे सामान्य साधन है वो सामान्य साधन बिल्कुल आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं तथा उन्हें कैरी करना भी आसान होता है तथा वे कम खर्चीले होते हैं। तो देखते हैं हम सामान्य साधन कौन से हैं। सामान्य साधनों में सबसे पहले है हमारा श्यामपट्ट जो दृश्य साधन है। जैसे कि आपको पता है कि आप जो विषय वस्तु देख रहे हैं वो सारे विषय वस्तु किसी न किसी जगह पे लिखी हुई है, अर्थात ये एक जो व्हाइट बोर्ड है उस व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा श्यामपट्ट सामान्य तौर पे एक काले रंग का जो दृश्य साधन है वो नहीं, बल्कि इसके अलावा अनेक रंगों के भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बीएड शिक्षण कर रहे हैं या जो बीएसटीसी शिक्षण के जो शिक्षार्थी हैं वे शिक्षार्थी मुख्य रूप से लपेट फलक का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा श्यामपट्ट है वो श्यामपट्ट एक लकड़ी का ना बना होके अनेक साधनों का बना हुआ होता है, जिसमें फलालीन है, लपेट फलक है या फिर लकड़ी है। तो ऐसे अनेक प्रकार से भी हमारा श्यामपट्ट हमें प्राप्त हो सकता है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, जो अध्यापक शिक्षा परिषद है, इसने ये निर्धारित किया है कि वर्तमान समय में जो हमारा श्यामपट्ट है इसके अलावा चौक, डस्टर और जो सामान्य शिक्षण में आवश्यक सामग्री है उन सभी सामान्य शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग प्रत्येक विद्यालय में करना जरूरी है। तो श्यामपट्ट हमारा एक अत्यंत दृश्य साधन है जिसके ऊपर लिख करके एक अध्यापक अपनी विषय वस्तु को प्रभावी बना सकता है। इसके अलावा बालक को जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे समझने में, उसका उच्चारण करने में आसानी रहती है। तो श्यामपट्ट का प्रयोग करना ही अत्यंत ही सुगम है और सरल है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिनका प्रयोग हमें श्यामपट्ट का प्रयोग करने में ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जब भी अध्यापक श्यामपट्ट का प्रयोग करे तो वो जो विषय वस्तु लिख रहा है उस विषय वस्तु को वो साफ रखे, स्पष्ट लिखे तथा ना अक्षर छोटे हो ना अक्षर ज़्यादा बड़े हो, ताकि बालक को पढ़ने में आसानी रहे। इसके अलावा श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय अध्यापक को अपनी विषय वस्तु को लिखते समय अपनी पीठ का एक तरीके से उसे ढकना नहीं चाहिए अपनी पीठ से, ताकि बालक को वो विषय वस्तु दिख सके और बालक उसे आसानी से लिख सके। दूसरा है हमारे चित्र। जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं का प्रारंभ ही चित्रों के माध्यम से होते हैं। तो चित्रों को देख करके हम क्या करते हैं, उस विषय वस्तु को समझने में आसानी रहती है या अध्यापक उस विषय वस्तु को छात्रों को आसानी से समझा सकता है।
चित्र ही है वे जो बालक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा जो विषय वस्तु बालक पढ़ना नहीं चाहता या समझना नहीं चाहता, उन चित्रों के माध्यम से बालक उसे आसानी से समझ भी लेता है तथा उसे पढ़ने में उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। ये चित्र रंगीन हो सकते हैं, बिना कलर के भी हो सकते हैं, या अध्यापक उन्हें कलर करके भी छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो ये आकर्षक होते हैं, सुग्राही होते हैं तथा आसानी से ही उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा है हमारा जो सामान्य दृश्य साधन है उनमें मानचित्र। मानचित्र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सामान्य रूप से हमने देखा है कि जो हमारी भूगोल की जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं उन बुक्स में मानचित्र आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो हमारा संस्कृत शिक्षण है उस शिक्षण में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंतर्गत मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अध्यापक को चाहिए कि वो जो मानचित्र विद्यार्थी के सामने प्रदर्शित कर रहा है उस मानचित्र के अंतर्गत वो उसे बिल्कुल एक निर्धारित हो उसका, कि ना तो वो बिल्कुल छोटा मानचित्र हो जो हम कॉपीज वगैरह में चिपकाते हैं, ना ही वो बहुत बड़ा हो कि छात्र को उसे देखने में कठिनाई का अनुभव हो। मानचित्र ऐसा हो जो आसानी से बच्चों को समझ में आ सके। इसके अलावा जब टीचर उसे समझा रहा हो तो उसे पॉइंट आउट कर सके और जो विषय वस्तु को समझाना चाहता है वो उस मानचित्र में निर्धारित हो। फिर बात आती है रेखा चित्र की। जब हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं तो मानचित्र में हम देखते हैं कि विभिन्न रेखाएं जो क्षेत्र है वो क्षेत्र उस पे उभरा रहता है। तो उस क्षेत्र की विषय वस्तु तो बालक को समझ में आ जाती है, लेकिन जो हमारा रेखा चित्र है उस रेखा चित्र को भी जब हमारे पास मानचित्र उपलब्ध नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उस रेखा चित्र को हम जो हमारा श्यामपट है उस श्यामपट के ऊपर उकीर्ण करके उस श्यामपट पर लिख करके ड्रॉ करके या रेखांकित करके हम उस विषय वस्तु के बारे में भी बालक को आसानी से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मानचित्र और रेखा चित्र एक दूसरे के एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि भाई जब एक उपलब्ध नहीं है तो दूसरे से हम काम चला सकते हैं। तो जब मानचित्र हमारे पास उपलब्ध नहीं हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? तब हम रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। और रेखा चित्र में भी हम रेखाओं के माध्यम से उस विषय वस्तु को आसानी से समझा सकते हैं तथा बच्चे को वो चीज एक जो साधन है वो साधन उसके दिमाग पे एक छवि क्रिएट कर देते हैं कि इसका जो हमारा जो भारत का जो नक्शा है वो नक्शा इस स्टाइल का है, तो वो एक रेखा चित्र के अंतर्गत ही आता है। फिर हम बात करते हैं चार्ट की। जैसे कि हमने बात की थी संस्कृत शिक्षण में जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों में गद्य पद्य और जो व्याकरण है या फिर रचना है उन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। चार्ट के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऐसी विषय वस्तु जिसको समय की कमी के कारण हम वहाँ पे पूर्ण नहीं कर सकते उसे हम पहले ही बना के तैयार रखते हैं और चार्ट के द्वारा हम उस विषय वस्तु को छात्र के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं ताकि छात्र उसे आसानी से समझ सके। यहाँ पे जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के अंतर्गत हम हमारे जो संधि विग्रह है, समास है या फिर गद्य के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या फिर पद्य के जो पद्यांश हैं या संभावी पद है उन सभी पदों का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं और हमारी विषय वस्तु को हम छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये एक तरीके से हमारे लिए समय की बचत होगी तथा हमारा श्रम भी कम लगेगा और हमारा जो विषय वस्तु थी वो विषय वस्तु भी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम प्रतिकृति की क्या है। जब हमारे पास चार्ट, रेखा चित्र, मानचित्र ये कुछ भी नहीं हो तो उसके अब्सेंस में हम क्या करें, तो प्रतिकृति का मतलब होता है मॉडल। एक हिसाब से हम जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को एक ऐसे निर्धारित जो मॉडल है उस मॉडल के अनुसार हम छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थान जहाँ पे हम छात्रों को लेके नहीं जा सकते वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रतिकृति का यूज करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमें बच्चों को ताजमहल के बारे में बताना है तो ताजमहल की कृति कैसी है, वो कैसा बना हुआ है, उसकी बनावट कैसी है, उसका रंग कैसा है, वो सारी चीज़ें हम एक मॉडल के थ्रू हम छात्रों के सम्मुख रख सकते हैं जिससे कि बच्चे उस विषय वस्तु को आसानी से समझ सके कि ये दिखने में कैसा है।
तो वो हो गई हमारी प्रतिकृति। अब सामान्य दृश्य साधनों में आगे बात आती है भित्ति पत्रिका की। भित्ति का मतलब होता है दीवार और पत्रिका का मतलब होता है कि ऐसी एक लिखित पुस्तक जिसके अंतर्गत हम हमारे जो विषय वस्तु है उसको लिखते हैं। तो प्रत्येक विद्यालयों में प्रतिवर्ष एक पत्रिका का निर्धारण किया जाता है। उस पत्रिका के अंतर्गत शैक्षणिक गतिविधियों का, उनकी उपलब्धियों का, उनके विषय में जानकारी होती है। जब ये पत्रिका किसी भी दीवार के ऊपर निर्धारित कर दी जाती है, उकेरी जाती है, तो उसे हम भित्ति पत्रिका कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रति वर्ष का एक रिकॉर्ड बाहर दीवार पे लगा रहता है, जिसमें छात्र की फोटो होती है, उसका नाम होता है, उसकी क्लास होती है, वो किस साल में उसने पास किया वो होता है। इसके अलावा उसने कितने परसेंटेज प्राप्त किए, किस क्षेत्र में उसको विशेष योग्यता प्राप्त है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि एक दीवार पे उकेरी रहती है। तो वो हमारी क्या होगी, भित्ति पत्रिका, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी उपलब्धियां क्या क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कोई थॉट वगैरह, कोई कंटेंट या फिर कोई टैग लाइन दीवारों पर जो सरकारी स्कूल है मोस्टली उनकी दीवारों के ऊपर वो उकेरे रहते हैं, वो लिखे रहते हैं। तो वो लिखना वो क्या है, वो भित्ति पत्रिका के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत हम उसे देख सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा छात्रों का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो सब आते हैं हमारे भित्ति पत्रिका के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं पत्र पत्रिकाएं, कि पत्र पत्रिकाएं भी हमारे जो दृश्य साधन है उसके सामान्य दृश्य साधन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पत्र पत्रिकाएं प्रतिवर्ष साल में हर स्कूल के, हर विद्यालय की या जो हमारी शिक्षा परिषद है उसके द्वारा निर्धारित की जाती है तथा उसे छपवाई जाती है। तो उन पत्र पत्रिकाओं को आकर्षक कैसे बनाया जाए, उन पत्र पत्रिकाओं में हम लेख, आलेख, जो हमारे चित्र वगैरह हैं वो उत्कीर्ण करते हैं, हमारी उपलब्धियां लिखते हैं। इसके अलावा कुछ कहानियां, मोटिवेशनल स्पीच वगैरह, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो सारे पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम रेफरेंस बुक कहते हैं। तो हर स्कूल में, हर विश्वविद्यालय में, विद्यालय में, इन सब में इन पत्र पत्रिकाओं का निर्धारण भी होता है और एक तरीके से उनका संग्रहण भी होता है। तो ये पत्र पत्रिकाएं हमें हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं। तो वो भी उस जो विषय वस्तु है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताती है। तो ये भी एक दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक। सामान्य रूप में हम देखते हैं कि किसी भी कक्षा का एक जो सिलेबस है हमारा, वो सिलेबस निर्धारित होता है। उस निर्धारित सिलेबस के अंतर्गत ही अध्यापक अपनी विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक ये निर्धारित करती है कि किस कक्षा का कितना कंटेंट होगा और उसके अंतर्गत जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ाएगा। तो पाठ्य पुस्तक को रोचक और आकर्षक कैसे बनाया जाएगा, जो ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक दृश्य साधन आपको बताए हैं, उन सभी दृश्य साधनों का उसके अंतर्गत हम संग्रहण करते हैं, उन्हें समाहित करते हैं। तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक आकर्षक हो जाएगी और रोचक हो जाएगी तथा विद्यार्थी उसकी तरफ आकर्षित होगा। और लास्ट हमारा जो सामान्य दृश्य साधन है उसके अंतर्गत आता है संग्रहालय। संग्रहालय जैसे कि आप सबको पता है म्यूजियम को कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो कोई भी वस्तु है उसको संग्रह किया जाता है। यह मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, संग्रह प्लस आलेख। संग्रह का अर्थ होता है किसी भी विषय वस्तु को संग्रहित करना, इकट्ठा करके रखना या संभाल के रखना। और आलेख होता है घर, कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमारी किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी वस्तुओं को कुछ भी हम वहाँ पे संग्रहित करके रख सकते हैं। तो जो हमारे म्यूजियम वगैरह हैं उन म्यूजियम में हम देखते हैं कि जो हमारी जो धरोहर है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वो देखने को मिलती है उस किसमें, संग्रहालय में। तो हमने क्या कर लिया, उन जो प्राचीन वस्तुएं थी उनका संग्रह कर लिया, एक स्थान निर्धारित कर दिया जिसके अंतर्गत उन वस्तुओं को संग्रह किया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। तो ये सारी चीजें जिसमें श्यामपट्ट, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, चार्ट,
प्रतिकृति, भित्ति पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक और संग्रहालय, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी चीजें हमारी आती हैं सामान्य दृश्य साधन के अंतर्गत। और सामान्य दृश्य साधन वो है जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इन्हें हम ये थोड़ी कम खर्चीली होती हैं, आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं, तथा जो विषय वस्तु हमें चाहिए होती है वो सारी विषय वस्तु इनके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब सामान्य शिक्षण के बाद दृश्य साधनों के बारे में हम बात करते हैं यांत्रिक दृश्य साधनों की। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यांत्रिक दृश्य साधन वे साधन है जिसके अंतर्गत हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र वह यंत्र है जिसके अंतर्गत कोई भी जो छोटी पिक्चर है उस छोटी पिक्चर को बड़ा करके दिखाया जाता है। जैसे कि जिसको हम आजकल फोन में देखते हैं कि किसी की भी पिक्चर देखते हैं तो हम उसे जूम करके देखते हैं कि बड़ा होने के बाद में ये कैसी लगती है। तो जो जूम करने वाला जो एक फीचर है वही हमारा चित्र विस्तारक यंत्र है। मतलब इसमें कोई भी पिक्चर को विस्तारित करके बताया जाता है। तो जो बड़ी क्लासेस होती हैं उन बड़ी क्लासेस में जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि प्रोजेक्टर वगैरह चलता है, उस प्रोजेक्टर पर चीज़ें दिखाई देती हैं और पूरी स्क्रीन पे, पूरी बड़ी स्क्रीन पे वो सारी पिक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हम हॉल में फिल्म वगैरह देखते हैं तो वो चित्र विस्तारक यंत्र है कि छोटे चित्र को बड़ा करके दिखाना। यहाँ पे इस चित्र विस्तारक यंत्र का लाभ ये है कि इसके अंतर्गत जो प्रत्येक छात्र है उस प्रत्येक छात्र को वो विषय वस्तु, वो कंटेंट दिखाई दे देता है जो अध्यापक उस छात्र को दिखाना चाहता है या उस क्लास को बताना चाहता है। तो चित्र विस्तारक यंत्र क्या है? यांत्रिक यंत्र है। अपनी इच्छा से, जैसे कि हम फोन में जूम करके देखते हैं, लेकिन फोन में जूम उसी में होगा जो हमारा एंड्रॉयड फोन होगा, लेकिन जो हमारा छोटा फोन होता है जिसको आप टच स्क्रीन वाला नहीं है, जो कीपैड वाला है, उस कीपैड वाले फोन में हम क्या करते हैं, हम उसमें जूम करके नहीं देख सकते, स्क्रीन को हम बड़ा करके नहीं देख सकते। ऐसे ही यांत्रिक है तो सामान्य फोन में तो यूज आएगा नहीं, तो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो चित्र विस्तारक यंत्र क्या हो गया? यांत्रिक दृश्य साधन हो गया। और इसके अंतर्गत अध्यापक अपनी विषय वस्तु को बड़ा करके या चित्र को बड़ा करके उसको समझाता है। अब चित्र विस्तारक यंत्र के बाद में बात करते हैं हम प्रक्षेपण यंत्र की। प्रक्षेपण का अर्थ होता है किसी भी चीज को फेंकना। जैसे कि अपन जैसे कि फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींचते टाइम क्या होता है, एक जो फोन है उसका एक फ्लैश सामने वाले पे आता है और हमें पता चल जाता है कि हमारी फोटो खींच गई। ऐसे ही प्रक्षेपण यंत्र का भी प्रयोग होता है कि किसी भी चीज को बड़ा करके या फिर उस पर लाइट फेंक के या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसका प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है? प्रक्षेपण यंत्र है। इसमें सबसे पहले है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, जैसे कि आपको पता है कि एक जो ट्रांसपेरेंसी होती है, एक जो शीट होती है जिसमें आर पार दिखाई देता है, उस सीट के अंतर्गत हम क्या करते हैं या अध्यापक क्या करता है, उसको कंटेंट को लिखता है या फिर वो जो भी विषय वस्तु से पढ़ाना चाहता है छात्र को, जिसमें कोई चित्र वगैरह भी हो सकते हैं, कोई मानचित्र, कोई डायग्राम या कुछ भी हो सकता है XYZ, वो सारी चीजें उस ओवरहेड प्रोजेक्टर पे रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब सामने आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो सारा जो कंटेंट वो एक छोटी सी शीट में रखा हुआ था, वो सारी शीट कहाँ दिख रही है? सामने स्क्रीन पे दिख रही है और सभी छात्रों को आसानी से समझ में आता है। तो वही क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर आता है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर वो है जिसके अंतर्गत जो विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु को हम क्या करते हैं, एक कथा वस्तु के अनुसार निर्धारित कर देते हैं। जैसे कि आजकल हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो फोन है, उस फोन में हम क्या करते हैं, खूब कोई ऐसा जैसे कि फोटोज वगैरह जो मेमोरेबल फोटोज हैं, हम उन्हें एक स्लाइड के रूप में चलाते रहते हैं। तो वो स्लाइड क्या है? पिक्चर्स अलग अलग हैं, और पिक्चर्स अलग अलग पिक्चर्स को एक फिल्म के थ्रू बताना, वो सारी चीजें एक साथ दिखाना, वो ही हमारा क्या है? फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि हम साथ साथ फिल्म है, उस फिल्म के अंतर्गत क्या है कि जो वो सब लोग गांव जाते हैं, तो गांव जाते टाइम वो वहाँ पे अपनी जो पुरानी यादें हैं बचपन की,
उस जो बड़ी बहू है उसे दिखाते हैं कि हम बचपन में कैसे थे। तो जो पिक्चर्स एक के बाद जो चलती रहती है, वही हमारा क्या है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है। मतलब किसी भी बहुत सारी फोटोज को एक फिल्म के थ्रू दिखाना, उनमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, वो लगातार चलती रहेंगी। फिर है स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप क्या है, और एक है एपिडियास्कोप। स्टीरियोस्कोप और एपिडियास्कोप। एपिडियास्कोप और चित्र विस्तारक यंत्र सेम सा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर अपन बात करें तो ये किसी भी जो चित्र है उस चित्र को बड़ा करके दिखाता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्रक्षेपण यंत्र के अंतर्गत आते हैं। आज हमने बात की दृश्य साधनों की, कि ऐसे साधन जो कि देख करके किसी विषय वस्तु को समझाने में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वही हमारे दृश्य साधन है। और आप सबको अभी आपने देखा होगा कि दृश्य साधन दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और यांत्रिक। और सामान्य दृश्य साधन हमें हर स्कूल में, हर कक्षा में आज तक के हमने जितनी भी विषय वस्तु पढ़ी है उन सब में हमने ज़्यादातर सामान्य दृश्य साधनों का प्रयोग किया है। लेकिन वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, वर्तमान में जो परिवर्तन आया है, उन परिवर्तनों में हम यांत्रिक जो दृश्य साधन है उन साधनों का भी प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो संस्कृत शिक्षण में दृश्य साधन है वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।